नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि में आपके साथ शोभना यादव। मातृभूमि की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में एक बड़ी खबर हमें मिल रही है। रूस के रक्षा मंत्री सर्जेई शोइगु ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को यूक्रेन के संभावित डर्टी बम यानी न्यूक्लियर बम इस्तेमाल को लेकर फोन किया है। कहा यह भी गया है कि यूक्रेन में बदतर होते जा रहे हालात। यूक्रेन के डर्टी बम इस्तेमाल को लेकर रूस के रक्षा मंत्री अमेरिका, इंग्लैंड, तुर्की इत्यादि देशों के समकक्षों को भी आगाह किया गया है। भारत ने पहले एडवाइजरी जारी की थी अपने नागरिकों के लिए कि यूक्रेन की धरती को जितनी जल्द हो सके उसको छोड़ दें, और अब रक्षा मंत्री ने रूस के बात की है राजनाथ सिंह से, यानी भारत के रक्षा मंत्री से। नीरज राजपूत ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? शोभना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब से कुछ देर पहले ही जो रूस के रक्षा मंत्री हैं उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत की और फोन पर बात की, और उन्हें बताया कि किस तरह से जो यूक्रेन की तरफ से जो उकसावे वाली कार्रवाई हो सकती है, और इस उकसावे वाली कार्रवाई में यूक्रेन की तरफ से रूस के ऊपर डर्टी बम यानी कि जैसे हम लोग जानते हैं न्यूक्लियर बम, जैसे आपने कहा कि उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए खुद जब ये बातचीत हुई तो खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किसी भी तरह से ठीक नहीं होगा इस युद्ध के दौरान। और उन्होंने कहा कि दोनों देश जो हैं अब जो भी मसले हैं, उनकी जो भी लड़ाई है उसको डिप्लोमेसी के जरिए और शांति के जरिए उसको निपटाया जाए और न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल ना किया जाए। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से अपील की गई है। नीरज, आपको याद होगा कि अभी 2 दिन पहले एडवाइजरी भी विदेश मंत्रालय के द्वारा जारी की गई कि जो भी भारतीय नागरिक हैं वो जल्द से जल्द यूक्रेन की धरती को खाली कर दें, छोड़ दें। तो क्या इसको उससे भी जोड़कर देखा जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने शोभना, क्योंकि ये जो अब युद्ध जो है काफी भीषण हो चुका है और लगातार हमले हो रहे हैं दोनों तरफ से। रूस भी लगातार हमले कर रहा है, यूक्रेन के ऊपर कर रहा है, और इसके लिए जो भारत की जो एम्बेसी है और भारत का जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने इस बात की अपील की थी जो वहां पर छात्र हैं या भारतीय हैं वो वहां से निकल आए। और क्योंकि ये जो बातचीत हुई है, आज की बातचीत जो हुई है दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच में, भारत और रूस के, उसमें रूस के जो रक्षा मंत्री उन्होंने साफ तौर से कहा कि यूक्रेन की हालत बहुत बदतर होते जा रहे हैं। वहां पर हालात जो हैं इस तरह के हो रहे हैं कि वो उकसावे की कार्रवाई के लिए, ताकि रूस जो है हमला करे और ज्यादा भीषण करे, हमला करे, तो उसके लिए ही इस डर्टी बम का इस्तेमाल हो सकता है। इसीलिए भारत के विदेश मंत्रालय ने और एम्बेसी ने कहा था कि जितने भी भारतीय हैं वो वहां से। नीरज, खबर तो ये भी आ रही थी ना कि अलकायदा की भी एंट्री हो गई है, अब तालिबानी लड़ाके भी लड़ेंगे जो चेचेन लड़ाकू हैं उनसे। तो कई तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में ये जो न्यूक्लियर बम का जो थ्रेट सामने आ रहा है, रक्षा मंत्री आपस में बात कर रहे हैं, क्या भारत इसमें लगातार अपना जो रुख कर रहा है कि भाई आप बातचीत से मसले को हल कीजिए, ऐसा कोई भी काम मत कीजिए, ऐसे किसी बम का इस्तेमाल मत कीजिए जिससे कि जो कि मानवता के खिलाफ हो? बिल्कुल शोभना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मानवता के खिलाफ ही होगा अगर इस तरह का बम इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यूक्रेन जो है वो न्यूक्लियर पावर नहीं है। लेकिन ये जो डर्टी बम होता है, दरअसल ये जो ट्रेडिशनल जो या कन्वेंशनल जो बम होते हैं उसमें वॉरहेड जो है वो न्यूक्लियर लगाया जा सकता है, रेडियो एक्टिव कोई मटेरियल उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए उसको डर्टी बम कहा जाता है कि उसका जो इस्तेमाल जो है वो कोई भी कर सकता है, कोई भी देश कर सकता है। इसीलिए डर्टी बम का इस्तेमाल ये माना जा रहा है कि यूक्रेन की तरफ से किया जा सकता है। इसीलिए रूस ने जो है भारत के साथ साथ जो भारत के रक्षा मंत्री से तो बात की है, साथ ही अमेरिका के रक्षा मंत्री से भी उन्होंने कल बात की थी, फ्रांस के रक्षा मंत्री से, टर्की के, यूके के भी मंत्रियों से बातचीत की है और इस बात को कहा है कि इस तरह की कोई भी कार्रवाई यूक्रेन की तरफ से नहीं होनी चाहिए। नीरज राजपूत, इस समय एक पहले बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, फिर मैं आपके पास आऊंगी। और इस समय बड़ी खबर, रूस के राष्ट्रपति भवन ने बयान जारी किया है। अभी तक हम आपको बता रहे थे कि यूक्रेन डर्टी बम के इस्तेमाल की तैयारी में है। इसी को लेकर राष्ट्रपति भवन, जो कि रूस का राष्ट्रपति भवन है, उसने बयान जारी किया है। नीरज राजपूत, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, जब भी न्यूक्लियर बम का जिक्र आता है तो वो नागासाकी और हिरोशिमा की तस्वीरें जो हैं वो लोगों के मन में ताजा हो जाती हैं। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जिस डर्टी बम का जिक्र आप कर रहे हैं, जो कहा जा रहा है कि यूक्रेन के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको क्या इससे भी नुकसान उसी स्तर का होता है जैसा कि नागासाकी हिरोशिमा में हुआ था, या क्या है इसके जो रेपरकशंस है, इसका जो नुकसान है? बिल्कुल शोभना, ये उसी तरह से ही होता है, न्यूक्लियर बम की तरह ही होता है डर्टी बम भी। जैसे मैंने बताया कि कोई भी कन्वेंशनल जो वेपन होता है उसमें जो वॉरहेड होता है, जिसमें एक्सप्लोजिव लगा होता है, वहां पर उसका न्यूक्लियर का इस्तेमाल करते हैं, रेडियो एक्टिव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्योंकि रूस के रक्षा मंत्री ने साफ तौर से कहा है कि डर्टी बम और न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल जो है यूक्रेन की तरफ से हो सकता है। इसी के लिए कल भी उन्होंने अमेरिका के रक्षा मंत्री से भी बातचीत की थी, साथ ही दूसरे देशों के रक्षा मंत्री से भी बातचीत की है। और जैसे कि आपने बताया कि जो रूस जो है
रूस के राष्ट्रपति ने भी अलर्ट जारी किया है। तो इसका मतलब नीरज, जब आपको याद होगा ये रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, उस समय रूस ने यही कहा था कि हमारी सुरक्षा को खतरा है, इसलिए हमें लड़ना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दूसरा पैंतरा जो है वो रूस के द्वारा फेंका जा रहा हो कि साहब देखिए ये डर्टी बम और न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल यूक्रेन कर सकता है, इसलिए हम अपनी सुरक्षा के चलते मजबूर हैं और कुछ इतना बड़ा रूस कर दे जिसका जैसे नागासाकी और हिरोशिमा का जो नुकसान है वो अभी तक भरपाई नहीं हो पाई उस मानवता की, ऐसा ही कोई और नुकसान हो जाए यूक्रेन में। बिल्कुल शोभना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रूस जो है एक बड़ी न्यूक्लियर पावर है, उसके पास बहुत वेपन्स हैं। ये माना जाता है कि अमेरिका के बराबर ही न्यूक्लियर वेपन्स उसके पास हैं। अगर यूक्रेन की तरफ से अगर कोई छोटा से भी डर्टी बम अगर ये भी लॉन्च किया जाता है, रूस की धरती के ऊपर किया जाता है, तो ये मान सकते हैं कि नागासाकी और हिरोशिमा से ज्यादा जो है बड़ा हमला जो है वो रूस कर सकता है। रूस के पास बहुत ज्यादा वेपन्स है, जैसे कि जो हाल में सिपरी की रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था कि कितने वेपन्स जो है रशिया के पास है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इससे चाइना और इंडिया के पास भी नहीं होंगे, जिससे कई गुना ज्यादा रूस के पास है। इसीलिए रूस ने हो सकता है कि इसीलिए पहले ही आगाह कर दिया सारे देशों को, बड़े देशों को, बड़ी सुपर पावर्स को कि यूक्रेन की तरफ से अगर इस तरह की कोई भी कार्रवाई होती है तो बड़ा कदम जो है हम लोग मान सकते हैं रूस की तरफ से उठाया जा सकता है। और प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी लिए हुए। प्रणय, जैसा कि मैं नीरज राजपूत से भी कह रही थी, आपको याद होगा कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो रूस ने यह कहा कि साहब हमारी सुरक्षा को खतरा है, इसलिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। अब ये न्यूक्लियर बम और डर्टी बम की बात सामने आ रही है, क्या माना जाए ये रूस का एक और पैंतरा है, क्योंकि न्यूक्लियर ताकत है ही नहीं यूक्रेन, तो फिर अचानक ये न्यूक्लियर हमला कैसे कर सकता है यूक्रेन, या डर्टी जो बम है उसका कैसे इस्तेमाल कर सकता है? देखिए, यूक्रेन के पास में न्यूक्लियर हथियार थे और उसके बाद जो अमेरिका के साथ में उसका ड्यून्यूक्लियराइजेशन हुआ, उसके बाद यूक्रेन को अपने न्यूक्लियर हथियार छोड़ना पड़े और बदले में उसने सुरक्षा की गारंटी ली थी या सुरक्षा के बारे में एश्योरेंस लिया था। ये बात पहले की बात है, लेकिन अब जब से ये लड़ाई शुरू हुई है, बीते 8 महीनों के दौरान पूरे युद्ध मैदान जंग के ऊपर लगातार इस बात का खतरा शोभना बना हुआ है कि इस पूरी लड़ाई के अंदर एक न्यूक्लियर एंगल आ सकता है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह शोभना ये भी है क्योंकि आप ज़ाइटोमेर देखें, ज़ेपोराजिया देखें, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऊपर खतरे की बात हो या न्यूक्लियर बॉम्ब के इस्तेमाल की बात हो, ऐसे में जबकि नाटो अपनी न्यूक्लियर ड्रिल कर रहा है और ऐसे में जबकि रूस अपनी न्यूक्लियर ड्रिल कर रहा है, ऐसे में न्यूक्लियर टकराव का खतरा बढ़ता है। भारत से बात करने के पीछे मायने क्या है? भारत से बात करने के पीछे एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण यह भी है, एक तो भारत और रूस जो स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर पावर हैं और दोनों के बीच में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप दोनों की साझेदारी को कहा जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के पास में दिसंबर के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल की सुरक्षा परिषद की चेयरमैनशिप भारत के पास आने जा रही है, साथ ही सुरक्षा परिषद का महत्वपूर्ण मेंबर भारत है और इसीलिए ये रूस के रक्षा मंत्री का भारत के रक्षा मंत्री के साथ बातचीत करना ये न केवल सैन्य और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि डिप्लोमेटिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। भारत के जरिए कहीं न कहीं ये इस बात की कोशिश भी होगी, ये बताने की, एक प्रेशर बनाने की कोशिश भी रूस की तरफ से की जा सकती है कि वो पश्चिमी देशों के साथ, क्योंकि भारत के संबंध दोनों के साथ बहुत अच्छे हैं, अमेरिका के साथ, पश्चिमी देशों के साथ भी उसका संवाद बहुत अच्छा है, साथ ही रूस के साथ भी उसकी पुरानी रणनीतिक साझेदारी, और यही वजह है कि भारत को इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। आपको अच्छे से याद होगा शोभना कि समरकंद के अंदर जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच मुलाकात हुई थी, तब उस समय प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी ये कहा गया था कि ये युद्ध का काल नहीं है, युद्ध इस समय समाधान नहीं है और इसमें खतरों को बचना से, इन सारे खतरों से बचना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद लड़ाई गंभीर होती चली जा रही है और इसीलिए ये खतरा जताया जा रहा है कि अब ऐसा ना हो कि इस लड़ाई को खत्म करने के लिए किसी न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल हो, जैसा कि जिसका जिक्र आप कर रही थी कि हिरोशिमा नागासाकी में द्वितीय विश्व युद्ध इसी तरीके से खत्म हुआ था और जितनी तबाही के साथ खत्म हुआ था, कहीं दुनिया उस मुहाने पे तो नहीं खड़ी हुई है। बिल्कुल प्रणय, अभी मैं नीरज राजपूत से भी यही सवाल कर रही थी कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की थी कि भाई जो भी भारतीय नागरिक है वो अपने यूक्रेन की धरती को छोड़ दें, क्या इसको हम उससे फिर जोड़ सकते हैं? बिल्कुल, इस आपने ठीक से एंगल उठाया शोभना, इसलिए भी ये कहा जा रहा है क्योंकि ये मैदान जंग लगातार कॉम्प्लिकेट होता चला जा रहा है, इस बात का खतरा बढ़ता चला जा रहा है कि ये युद्ध खत्म होने की बजाय किसी गंभीर मुहाने पर जाए और इसमें अब लगातार न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की, टेक्टिकल डर्टी बम है उसे डर्टी बम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो वाइड स्केल डिस्ट्रक्शन है वो इससे होता है, इसे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहा जा सकता है और इन हथियारों में
कहा भले ही ये जा रहा हो कि ये टैक्टिकल हथियार होते हैं, लिमिटेड इलाके के अंदर ही वार करते हैं, लेकिन इसका दायरा कितना बड़ा हो सकता है और हथियारों का दायरा कहां तक जा सकता है, इसके बारे में कहना मुश्किल है। और इसीलिए इस खतरे को रोकने के लिए ही तमाम कवायद चल रही है इस समय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय, और आप नजर भी बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। हम आपको बता दें कि कल ही हमने आपको रूस यूक्रेन युद्ध में डर्टी बम के इस्तेमाल को लेकर आगाह किया था, और आज रूस ने भी भारत से बात कर अपनी इस चिंता को जाहिर कर दिया है। क्या 9वें महीने में प्रवेश कर चुकी रूस और यूक्रेन की जंग ऐसे ही महाविनाश की वजह बनने वाली है? क्या रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जीत वाली जिद ऐसे ही महाप्रलय का ट्रेलर दिखा रही है? क्या उधार के हथियार से जंग लड़ रहे ज़ेलेंस्की की स्ट्रेटजी महातबाही की ऐसी ही कहानी लिखने वाली है? नाटो और रूस के बीच जारी टेंशन क्या वॉर जोन में न्यूक्लियर अटैक वाला टर्न लाने वाली है? क्या यूक्रेन डर्टी बम चलाने वाला है? क्या ज़ेलेंस्की का एक छोटा डर्टी बम रूस और नाटो के बीच महाविध्वंसक परमाणु महायुद्ध कराने वाला है? हम आपको इन तमाम सवालों के जवाब देंगे, दुनिया पर मंडरा रहे सबसे बड़े न्यूक्लियर खतरे से जुड़ी पुख्ता और मुकम्मल जानकारी देंगे। लेकिन पहले इतना जान लीजिए कि ज़ेलेंस्की पर डर्टी बम का ट्रिगर रेडी करने का इल्जाम किसने लगाया। इल्जाम के मुताबिक यूक्रेन के डर्टी बम का टारगेट कौन सा शहर बनने वाला है, और डर्टी बम को महाविनाश की चिंगारी क्यों कहा जा रहा है। दरअसल जिस न्यूक्लियर वॉर के खतरे से पूरी दुनिया डरी हुई है, उसका पहला स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलने लगा है, और ये सिग्नल कहीं और से नहीं, डायरेक्ट रूस की राजधानी मॉस्को से आया है। यूक्रेन की युद्ध भूमि में होने वाले एक एक डेवलपमेंट पर नजर रखने वाले रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने यूक्रेन पर बेहद सनसनीखेज आरोप लगाया है। रूस का इल्जाम है कि रूस को बदनाम करने के लिए यूक्रेन अपने ही हाथों अपनी जमीन पर डर्टी बॉम्ब दाग सकता है। डिफेंस मिनिस्टर ने इस बारे में नाटो के 4 शक्तिशाली देशों के रक्षा मंत्रियों से बात की है। उनमें अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वेलेस, फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लोकोर्नु और तुर्की के रक्षा मंत्री हुलूसी अकर शामिल हैं। बताया जा रहा है कि नाटो देशों के रक्षा मंत्रियों से टेलीफोन पर बात हुई। इस बातचीत में रूस के रक्षा मंत्री ने बेहद संगीन आरोप लगाए। रूस के रक्षा मंत्री ने कहा कि यूक्रेन युद्ध बेहद खतरनाक चरण की ओर बढ़ रहा है और कीव जल्द ही एक डर्टी बम तैनात कर सकता है। पारंपरिक विस्फोटकों को रेडियो एक्टिव मटेरियल से मिलाकर बना ये बम तुरंत बड़ी संख्या में लोगों की मौत की वजह बेशक नहीं बनेगा, लेकिन पूरे इलाके में विकिरण फैला देगा। अगर रूस के रक्षा मंत्री का ये इल्जाम सच साबित हुआ तो विकिरण का जहर तो फैलेगा ही, एक ऐसे जंग की वजह भी बन सकता है जो पूरी दुनिया की तबाही का ट्रिगर दबा सकती है। भारत में हिंसा और दहशतगर्दी की साजिश रचने वाला पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों के घुसपैठ और हथियारों की सप्लाई का रास्ता तलाशता रहता है। जमीन पर सुरक्षा बलों की चौकसी बढ़ने के बाद पाकिस्तान हवाई रास्ते से हथियारों की सप्लाई की साजिश रच रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान की साजिश का स्थायी इलाज कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर एक्वा जैमर्स की तैनाती की जा रही है। पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को नाकाम करेगा एक्वा जैमर। बड़ी खबर इस समय की, पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराने के लिए मल्टी शॉटगन तैनात किए जाएंगे। पाकिस्तानी ड्रोन को हवा में मार गिराएगी ये मल्टी शॉटगन। पाकिस्तान की इन साजिशों को नाकाम करने के लिए कैसे भारत ने दिन रात 24 घंटे बॉर्डर पर चौकसी और मुस्तैदी बढ़ा दी है, कैसे तकनीक के साथ जवानों की चौकसी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। देखिए एलओसी से एबीपी संवाददाता अजय बाचलू की ये स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तान की आसमानी साजिश के सफाई का पक्का इलाज।
बॉर्डर पर जैमर तैनात। मल्टी शॉटगन करेगा ड्रोन का शिकार। दिन हो या रात, पाकिस्तान के हुक्मरान के दिमाग में 24 घंटे बस एक ही सोच पलती है। पाकिस्तान का बॉस कोई भी हो, उसका मकसद सिर्फ एक होता है, किसी भी तरह भारत की जमीन पर आतंक और हिंसा की साजिश को अंजाम देना। किसी भी तरह बॉर्डर वाले इलाकों में दहशतगर्दों की नई फौज खड़ी करना, उन्हें मदद भेजना। भारतीय सुरक्षा बलों ने जब जमीन पर पाकिस्तान परस्त आतंक के पैर तोड़ दिए, उसे कमजोर कर दिया, तो आतंकी मुल्क ने अपनी सरपरस्ती में पलने वाले दहशतगर्दों को हथियार और गोला बारूद पहुंचाने का नया रास्ता अख्तियार किया। ये रास्ता था आसमान का, और इस रास्ते को तय करने में पाकिस्तान का सबसे बड़ा औजार था ड्रोन। जम्मू कश्मीर में बॉर्डर से सटे इलाकों में पाकिस्तान अरसे से ड्रोन के सहारे हथियार पहुंचाने की साजिश करता रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान की इस साजिश को नाकाम करने का पुख्ता इंतजाम हो गया है। पाकिस्तान इस बार ड्रोन से स्टिकी बम भेज रहा है ताकि जम्मू में खून खराबा फैलाया जा सके, लेकिन इस ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए किस तरह सुरक्षा बलों ने कमर कस ली है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। हम इस समय भारत पाकिस्तान एलओसी पर है, जहां भारतीय सेना के वीर जांबाज लगातार न केवल सरहद की निगरानी कर रहे हैं, बल्कि यहां ड्रोन जैसी साजिशों से निपटने के लिए भी लगातार भारतीय सेना के ये वीर जवान डटे हुए हैं। हम जिस जगह पर खड़े हैं, यहां से पाकिस्तानी सीमा करीब 400 मीटर दूर है और लगातार ड्रोन का खतरा बना हुआ है। ऐसे में यहाँ पर ड्रोन को डिटेक्ट और जाम करने के लिए ये मशीनें लगाई गई हैं, ताकि अगर पाकिस्तान ड्रोन वाली साजिश को अंजाम देता है तो उस ड्रोन को न केवल समय से डिटेक्ट किया जाए, समय पर उसका पता लगाया जा सके, बल्कि उसे जैम किया जा सके और फिर उसे मार गिराया जाए। इस साल के 10 महीनों में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में 2 दर्जन बार ड्रोन वाली साजिश रची। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए जम्मू में एक्टिव आतंकियों और उनके मददगारों तक हथियार और स्टिकी बम पहुंचाने की चाल चली गई। सीमा पर तैनात जवानों ने इस साल अब तक पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को 3 बार नाकाम किया है, और तीनों बार मार गिराए गए ड्रोन से स्टिकी बम, आईईडी और विस्फोटक बरामद हुए हैं। इसलिए अब एलओसी पर तैयारी सिर्फ ड्रोन को जाम करने की नहीं है, अब तैयारी ड्रोन को मौके पर मार गिराने की भी है। इसका नाम एक्वा जामर है। इसकी मदद से हम जो ड्रोन है उसकी फ्रीक्वेंसी को जाम करके हम 4900 मीटर तक इसको हम जाम कर सकते हैं और उसे मल्टीगन से बर्बाद कर सकते हैं। जी, एक्वा जामर। एक्वा जैम ये मशीन है, आप देख रहे हैं 4900 मीटर तक ड्रोन एक्टिविटी को न केवल पता लगाया जाएगा, बल्कि उस ड्रोन की फ्रीक्वेंसी को जाम करने की क्षमता है। और इस तरफ आप देख रहे हैं ये मल्टी गन्स यहाँ पर लगाई गई हैं, ताकि अगर ड्रोन का पता लग जाए तो इस मशीन से उसे मार गिराया जाए। साहब, ये कौन सी मशीन और क्या कुछ करती है? इसका नाम है सर मल्टी शॉटगन प्लेटफॉर्म। ये क्वाडकॉप्टर के वर्कशॉप लगाई गई है। जैसे ही क्वाडकॉप्टर इसकी रेंज में आएगा तो इससे फायर करके उसको गिराया जाएगा। ये एक ही समय पे 3 गन्ने इस पे 3 राइफलें लगाई गई हैं, जो कि 9 राउंड का ब्रस्ट एक साथ छोड़ती हैं। तो ये इससे ज़्यादा दुश्मन के ड्रोन और क्वाडकॉप्टर को रोकने के लिए इसको लगाया गया। ड्रोन और क्वाडकॉप्टर को रोकने के लिए लगाया गया है। 3 गन्स इसमें लगा दी गई हैं और साथ में ये एक्वा जैमर है, जो ड्रोन की गतिविधियों को न केवल डिटेक्ट करता है, न केवल पता लगाता है, बल्कि उसकी फ्रीक्वेंसी को जाम भी करता है। और इस तरफ जो भारतीय सेना के जवान हैं, ये मल्टी आप गन्स देख रहे हैं, इन्हीं गन्स से ड्रोन को मार गिराया जा रहा है। तो पाकिस्तान के लिए न केवल भारतीय सीमा पर ये जवान न केवल पाकिस्तान की हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं, बल्कि ड्रोन जैसी साजिश को
किस तरह से विफल किया जाए उसकी भी तैयारियां आप यहां एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। जम्मू में बॉर्डर पर बीएसएफ ने इसके लिए मुकम्मल इंतजाम किए। बीएसएफ के अधिकारी कहते हैं कि ड्रोन पाकिस्तान की आतंकी साजिश का नया हथियार बन गया है। इससे निपटने के लिए एडवांस टेक्निकल तैयारी की गई है। साथ ही सीमा के आसपास के इलाकों में इन डेप्थ पेट्रोलिंग भी बढ़ाई गई है। और हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए जम्मू से संवाददाता अजय बाचलू जुड़ रहे हैं। तो अजय बाचलू, अब ये माना जाए कि एकदम पुख्ता रणनीति के साथ भारत ने तैयारी कर ली है पाकिस्तान के ड्रोन का जवाब देने की? जी बिल्कुल शोभना, भारत ने पूरी तैयारी कर ली है और इस तैयारी का नमूना जो है दर्शकों ने एबीपी न्यूज़ के माध्यम से देखा किस तरह से एलओसी पर न केवल ड्रोन को डिटेक्ट करने, न केवल उसे जैम करने, बल्कि उसको मार गिराने तक की जो सारी तैयारी कर ली है। अभी तक शोभना ये बता दूं, ये सारे इंतजाम जो हैं, चाहे वो मल्टी शॉटगन हो या फिर एक्वा जैमर हो, उसे एलओसी पर तैनात किया गया है। और अब बीएसएफ का दावा है कि जल्द ही इसी तरह की तकनीक का सहारा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी लिया जाएगा। मतलब अगर पाकिस्तान ड्रोन वाली साजिश रचता है या ड्रोन से हथियार भेजने की हिमाकत करता है तो उस ड्रोन को जाम किया जाएगा, फिर उसे मार गिराया जाएगा। और ये शोभना समझने वाली बात होगी कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो दम तोड़ता आतंकवाद है, उसके लिए एक लास्ट नेल इन द कॉफिन साबित हो सकता है। क्योंकि अगर हम हाल के दिनों में देखें तो पाकिस्तान से जो ड्रोन हथियार लेकर जम्मू में हथियार गिराता है, वही हथियार कश्मीर में आतंकियों तक पहुंचाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो पाइपलाइन जो ड्रोन के जरिए हथियार भेजना या फिर ड्रोन के जरिए स्टिकी बम भेजना, ये जो साजिश पाकिस्तान रचता है, अगर इसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना इसी तरह तकनीक और ताकत के दम पर देती है तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश जो है वो कामयाब होगी। कह रहे हैं अजय बाचलू, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो सीमा पर आज का अर्जुन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं मातृभूमि। भगवत गीता पर हाथ रखकर ब्रिटेन में सांसद पद की शपथ लेने वाला भारतवंशी, जी हां, इतिहास में हमेशा के लिए अपना नाम दर्ज करा चुका है। नाम है ऋषि सुनक, जो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। और एक भारतवंशी ने अंग्रेजों के मुल्क में जो करिश्मा कर दिखाया वो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन कोई ऐसे ही सत्ता के शीर्ष पर नहीं पहुंच जाता। न जाने कितना तप, कितना त्याग करना पड़ता है। ऋषि सुनक किस तरह अपनी प्रतिभा के बूते ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन पाए हैं, देखिए हमारी इस खास पेशकश में। ऋषि राज कहानियां सुनिए आज आप। महंगाई की मार झेल रहे ब्रिटेन को आज ऋषि सुनक के तौर पर नया प्रधानमंत्री मिल गया। वो ब्रिटेन के 57वें प्रधानमंत्री बने। किंग चार्ल्स III ने उन्हें 10 डाउनिंग स्ट्रीट के लीडर के तौर पर अपॉइंट किया। नोट करने वाली बात यह है कि ब्रिटेन को उसके इतिहास का पहला अश्वेत प्रधानमंत्री मिला है। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि ऋषि सुनक की जड़ें उस हिंदुस्तान से जुड़ती हैं जिस पर कभी अंग्रेजों ने 200 साल हुकूमत की थी, और जिन हिंदुस्तानियों के बारे में कभी ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि अगर भारत को आजाद किया तो फिर ये सत्ता गुंडों और मुफ्तखोरों के हाथ में चली जाएगी और ये नेता कमजोर और भूसे से पुतले जैसे होंगे। सोचिए, अब उन्हीं विंस्टन चर्चिल वाले ब्रिटेन में पीएम पोस्ट एक भारतीय मूल का शख्स संभाल रहा है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक की पहचान एक हिंदू के तौर पर भी है। वो खुद को ब्रिटिश मूल का हिंदू मानते हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि उन्होंने पीएम पद की शपथ ऐसे वक्त में ली है जब ब्रिटेन में अस्थिरता है और 7 हफ्ते में ब्रिटेन 3 नए प्रधानमंत्री देख चुका है। ऋषि सुनक ने आते ही कहा है कि वो ईमानदारी और जवाबदेही के साथ सरकार का नेतृत्व करेंगे। हालांकि उन्हें ब्रिटेन का सेक्सिएस्ट पीएम, द एक्सेप्टेबल फेस ऑफ द कंजर्वेटिव्स के साथ द रिचेस्ट पर्सन इन पार्लियामेंट भी कहा जाता है। I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth, her heirs and successors according to law. So help me God. Thank you very much. ऋषि सुनक का दिल जितना भारत के लिए धड़कता है, सुनक की उतनी ही गहरी आस्था सनातन धर्म में भी है। ऋषि सुनक भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। साल 2015 में ऋषि सुनक यॉर्कशायर से पहली बार सांसद चुने गए थे। I believe in a compassionate Britain that provides opportunity and values freedom. I hope I can... सुनक के दिल में भारत कैसे बसता है, इसका प्रमाण सुनक ने ब्रिटिश संसद में दिया था। 2020 में जब ऋषि इंग्लैंड के वित्त मंत्री बने थे तो उन्होंने ब्रिटिश संसद यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी।
ऐसा करने वाले वो ब्रिटेन के पहले सांसद थे। ऋषि कई बार ये कबूल चुके हैं कि भगवत गीता अक्सर उन्हें तनावपूर्ण हालातों से बचाती है। गीता के उपदेश ही हैं जो उन्हें कर्तव्य पथ पर डटे रहने की ताकत देते हैं। गीता की वो पवित्रता और विश्वास आगे भी ब्रिटेन के इतिहास का साक्षी बनेगा। जिन अंग्रेजों ने 200 साल तक भारत पर राज किया, आज उसी ग्रेट ब्रिटेन की सर्वोच्च सत्ता के सिद्ध पुरुष बनकर सुनक ध्रुव तारे की तरह चमक रहे हैं। भारत के विराट संस्कारों की छाप ऋषि ने 7 समंदर पार भी नहीं छोड़ी। सुनक जितने बड़े कृष्ण भक्त हैं, उतनी ही गहरी आस्था मंदिर से जुड़ी है। बचपन से ही ऋषि को मंदिर जाने की आदत है। ब्रिटेन के जिस साउथहैम्पटन में 12 मई 1980 को ऋषि का जन्म हुआ, उसी साउथहैम्पटन की हिंदू वैदिक सोसाइटी से सुनक को बेहद लगाव है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके दादा रामदास सुनक इसी मंदिर के फाउंडर मेंबर थे। ऋषि सुनक ने भारत की परंपरा की विराट झांकी कई बार ब्रिटेन को दिखाई। जब वो बोरिस जॉनसन की लीडरशिप में काम करते थे, तब ऋषि ने डाउनिंग स्ट्रीट के अपने घर पर दिवाली के दिए जलाए थे। Kids got a Rangoli set, so we're getting ready to do that at the weekend. I normally get my mithai from my favourite mithai store, and we've got a big cousins Zoom call at the weekend, which I'm excited to. I've got cousins all around the world. My in-laws are obviously in India, so we'll be spending a lot of time. हर दिवाली ऋषि दीपक जलाते रहे और संयोग देखिए कि इस बार दिवाली को ही वो ऋषि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चुने गए। ऋषि सुनक भले ही आज ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कभी भारतीय परंपरा को नहीं भूले। सुनक कृष्ण भक्त हैं। ऐसे में जितने जोश से वो दिवाली मनाते हैं, उतनी ही आस्था से अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी को भी मनाते हैं। जन्माष्टमी पर सुनक कभी गौ पूजा करना नहीं भूलते। ये तस्वीरें जन्माष्टमी की हैं, जब सुनक ने पूरे परिवार के साथ गौ पूजा की थी। तब सुनक ने ब्रिटेन की धरा पर ही खड़े होकर यह भी बताया था कि गीता के हर श्लोक की अहमियत उन्हें किसने समझाई थी। What Akshata has done for me is to give me the teachings of the Gita. And she has done it. She has done it on the phone, she has done it by message, but it is the Gita that has given me strength over the past few weeks to keep going and to keep fighting for the things that I believe in. सनातन धर्म में ये सुनक की गहरी आस्था का ही प्रमाण है, जिसका निर्वाह वो 7 समंदर पार आज भी पूरी शिद्दत से करते हैं। गीता के सार, जीवन का सार बनाने का क्रेडिट ऋषि सुनक जिन अक्षता को देते हैं, उन अक्षता से ऋषि की पहली मुलाकात स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी। ये वो दौर था जब ऋषि सुनक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA कर रहे थे। कहा जाता है कि पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। MBA की डिग्री लेने से पहले ऋषि तय कर चुके थे कि अक्षता को ही वो अपना हमसफर बनाएंगे। ऋषि सुनक और अक्षता की प्रेम कहानी पहली मुलाकात के करीब 4 साल बाद साल 2009 में शादी के सूत्र में बंध गई। 2009 में बेंगलुरु में दोनों की शादी हुई थी, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर अनिल कुंबले और सलामी बल्लेबाज राहुल द्रविड़ ने भी शिरकत की थी। ऋषि सुनक और अक्षता की प्रेम कहानी की एक और अनसुनी दास्तां है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अक्षता ने जब पहली बार ऋषि सुनक से अपने रिश्तों का जिक्र पिता नारायण मूर्ति से किया था, तो बेटी के मुंह से ऋषि सुनक की तारीफ सुनकर नारायण मूर्ति दुखी हो गए थे। ये राज खुद अक्षता के पिता ने दुनिया के सामने खोले थे। अक्षता के पिता नारायण मूर्ति ने बताया था, जब पहली बार अक्षता ने मुझे अपने नए लाइफ पार्टनर के बारे में बताया तो मुझे काफी बुरा लगा और जलन महसूस हुई, लेकिन जब मैं ऋषि से मिला और मैंने पाया कि वो एक ब्रिलियंट, हैंडसम और सबसे जरूरी बात ईमानदार है, तो मैं समझ गया क्यों तुमने उसे अपना दिल दिया। एक फार्मासिस्ट माँ और डॉक्टर पिता के बेटे सुनक की शिक्षा इंग्लैंड के सबसे फेमस स्कूलों में से एक विंचेस्टर और ऑक्सफोर्ड में हुई। आज अक्षता और सुनक ब्रिटेन के सबसे अमीर लोगों में शुमार हैं।
42 साल के ऋषि सुनक की फिटनेस गजब की है। बिजी लाइफ स्टाइल होने के बावजूद सुनक खुद को फिट रखने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। रोजाना जिम जाते हैं। खास बात यह है कि फुर्सत के लम्हों में सुनक को क्रिकेट खेलना बेहद पसंद है। खुद को फिट रखने के लिए सुनक फुटबॉल तक खेलते हैं। सुनक का ये शौक भी पुराना है। बचपन में साउथहैम्पटन के फुटबॉल खिलाड़ी टीजियर उनके हीरो हुआ करते थे। क्रिकेट और फुटबॉल के अलावा सुनक को फिल्में देखने का भी शौक है। अपने फिटनेस को सुनक बेहद तरजीह देते हैं। लग्जरी लाइफस्टाइल होने के बावजूद वो शराब और धूम्रपान से कोसों दूर रहते हैं। दुनिया में इस वक्त ऋषि सुनक के लाइफस्टाइल के साथ साथ उनकी संपत्ति की भी चर्चा हो रही है। उनकी इनकम को लेकर, उनकी प्रॉपर्टी को लेकर लगातार आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि ऋषि सुनक ने जिन किंग चार्ल्स III से अपने पीएम बनने का अपॉइंटमेंट लेटर लिया, उनकी संपत्ति उन्हीं किंग चार्ल्स से करीब करीब 2 गुना ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में ब्रिटेन के शाही खानदान की कुल संपत्ति 365 मिलियन पाउंड यानी 33 अरब 36 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि ऋषि सुनक की इनकम 700 मिलियन पाउंड से ज्यादा है, यानी 65 अरब 55 करोड़ रुपए से ज्यादा। इतना ही नहीं, ऋषि सुनक की पत्नी भी ब्रिटेन के राजघराने से ज्यादा संपत्ति की मालकिन है। उनके पास $900 मिलियन से ज्यादा की मिल्कियत है। वैसे तो ऋषि सुनक अपना ज्यादातर वक्त ब्रिटेन में ही बिताते हैं, लेकिन अमेरिका में भी उनकी प्रॉपर्टी है। यॉर्कशायर में जॉर्जियन मैंशन नाम से उनकी एक आलिशान हवेली है। इसके अलावा सेंट्रल लंदन के केसिंगटन में भी 5 बेडरूम वाला घर है, जिसकी कीमत 56 करोड़ से ज्यादा है। अक्षता और सुनक के ब्रिटेन और अमेरिका के कैलिफोर्निया में कुल 4 घर हैं। सेंटा मोनिका बीच पर एक पेंट हाउस भी है। ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी संपत्ति बाकी सभी प्रधानमंत्रियों से ज्यादा रही है। हालांकि ये संपत्ति उन्हें विरासत में भी मिली है। ऋषि सुनक के दादा दादी अनडिवाइडेड पंजाब के गुजरावाला के रहने वाले थे। वो अपने बच्चों के साथ ईस्ट अफ्रीका चले गए थे। केन्या में ऋषि के पिता यशवीर का जन्म हुआ तो उनकी मां ऊषा तंजानिया में पैदा हुई थी। यशवीर डॉक्टर थे तो मां फार्मासिस्ट। हालांकि 1960 के दशक में पूरा परिवार ब्रिटेन शिफ्ट हो गया। जहां तक सुनक की बात है तो वो बचपन से ही काफी होशियार रहे। उनकी शुरुआती पढ़ाई विंचेस्टर कॉलेज में हुई। हालांकि बाद में वो ऑक्सफोर्ड चले गए। इसके अलावा वो गोल्डमैन सैक्स ग्रुप से भी जुड़े रहे, जिसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड से MBA भी किया। सुनक चाहते तो सियासत से दूर रहकर एक बिजनेस टाइकून की तरह जीवन गुजार सकते थे, लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि पब्लिक लाइफ में जाने का इंस्पिरेशन उन्हें अपनी मां से मिला, जो सदर्न इंग्लैंड में फार्मेसी चलाती थी। आज भारत के ऋषि सुनक ग्रेट ब्रिटेन की सत्ता के शीर्ष पर है। ये कामयाबी सुनक को ऐसे ही नहीं मिली। वक्त की अहमियत को सुनक अच्छे से जानते हैं। ऋषि गजब के टाइम मैनेजर भी है। बिजी पॉलिटिकल शेड्यूल होने के बावजूद सुनक अपने परिवार को पूरा टाइम देते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की 2 बेटियां हैं, कृष्णा और अनुष्का। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि सुनक ने अपनी बेटी का नाम कृष्णा इसलिए रखा क्योंकि सुनक भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। ऋषि सुनक अपने दोनों बेटियों को वरदान से कम नहीं मानते। अक्सर सुनक लोगों को बताते हैं कि उनकी दोनों बेटियां उन्हें बेहद बिजी रखती हैं। देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट माने जाने वाले प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि देश के 6 मुख्यमंत्रियों की मदद से उनका जन सुराज अभियान चल रहा है और उनके मुताबिक आगे क्राउड फंडिंग का सबसे बड़ा मंच तैयार होगा। तो 6 मुख्यमंत्रियों की मदद से जन सुराज अभियान आगे बढ़ रहा है। आप ये समझिए कि हमारे साथ अगर 6 मुख्यमंत्री हैं पूरे देश के, थोड़ा थोड़ा भी मदद करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। दूसरा, जब पार्टी बनेगी तो उसकी फंडिंग के लिए क्राउड सोर्सिंग का देश का सबसे बड़ा अभियान मैं शुरू कर रहा हूं, जिसमें लोग, बिहार के लोग छोटा योगदान देकर इस पूरे प्रक्रिया को फंड कर पाएंगे। आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, अगर 2 करोड़ बिहार के लोग, 13 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे, 2 करोड़ लोग 100 रुपए देते तो 200 करोड़ रुपए हो गया। जरूरत इस बात की है चूंकि यहाँ पर कोई ऐसा टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप 100 रुपया ईमानदारी से बैंक में डाल पाए किसी पार्टी के। वो व्यवस्था मैं खड़ा कर रहा हूँ। जब पार्टी बनेगी उससे बहुत पहले इस अभियान को शुरू करेंगे।
तो प्रशांत किशोर को आपने सुना। आगे बढ़ेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज से आधिकारिक तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी संभाल ली है और इस मौके पर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने उनका स्वागत किया। अध्यक्ष बनने के बाद अपने पहले भाषण में खड़गे ने पार्टी में 50% पद 50 साल से कम उम्र के लोगों को देने का भी ऐलान किया। खड़गे ने कहा कि उदयपुर अधिवेशन में पार्टी के 50% जो पद है वो 50 साल से कम उम्र के लोगों को दिए जाने के प्रस्ताव पर अमल किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी 137 वर्षों से लोगों के जीवन का हिस्सा है। हमारे अच्छे काम के बावजूद, हमारे नेताओं के त्याग के बावजूद मतदाता हमसे कुछ रूठ गए। उदयपुर नवसंकल्प शिविर में हमने तय किया था कि युवाओं को पार्टी में आगे बढ़ाया जाएगा। संगठन में 50% पद 50 साल से कम उम्र के लोगों के लिए रिजर्व रहेगी। युवाओं की इस उम्मीद को पूरा किया जाएगा आप सभी के कोऑपरेशन से। और उधर सोनिया गांधी ने खड़गे को कमान सौंपते हुए कहा कि परिवर्तन ही संसार का नियम है और उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस खड़गे के नेतृत्व में और मजबूत बनकर उभरेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि उनसे पूरी पार्टी को एक प्रेरणा मिलेगी, एक संदेश मिलेगा और उनके नेतृत्व में कांग्रेस लगातार मजबूत होगी। मैं अब सबको भी दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमेशा अपना सहयोग और समर्थन मुझे दिया है। अब यह जिम्मेदारी खड़गे जी के ऊपर आ गई। परिवर्तन संसार का नियम है। यह परिवर्तन जीवन के हर क्षेत्र में होता रहा है और होता रहेगा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से जीवन के हर क्षेत्र में नई नई चुनौतियां आती रहती है। खड़गे के कमान संभालने पर बीजेपी ने भी तंज कसा है। बीजेपी ने कहा है कि खड़गे को हिमाचल प्रदेश और गुजरात चुनाव के लिए बलि का बकरा बनाया गया है। मगर खड़गे जी ने तो खुद ही कहा था कि अगर हम बकरा ईद में बचेंगे तो हम मुहर्रम में नाचेंगे। तो अब देखते हैं, हिमाचल और गुजरात के चुनाव आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को बलि का बकरा गुजरात और हिमाचल के चुनाव का मिल गया हो और खड़गे जी को, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्केपगोट के रूप में इस्तेमाल किया जाए, उनको एक तरह से बलि दे दी जाए। इसमें यह भी देखना है, बाकी ये हमारे पार्टी का विषय नहीं है, उनके पार्टी का विषय है, इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। तो फिलहाल मातृभूमि में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। शाम 7 बजे भारत की बात में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।